चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इंट्रोडक्शन। रेने डिकार्टेज के टाइम जो 17वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और बायोलॉजिस्ट थे। ह्यूमन नॉलेज खासकर नेचुरल साइंसेस का मेन फोकस ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना रहा है जो ह्यूमन लाइफ के कंफर्ट को बढ़ाएं और ह्यूमन लाइफ में वैल्यू ऐड करें। नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए अप्रोच धीरे धीरे एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी ह्यूमन सेंटर्ड होता चला गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री ने मिलकर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज को जन्म दिया और ये सब काम ह्यूमन कंफर्ट और वेलफेयर के लिए किया गया। बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिटी फूड सोर्स के रूप में रहा है। बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न बायोलॉजी का 20वीं सेंचुरी का ऑफशूट है, ने हमारी डेली लाइफ को काफ़ी बदल दिया है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ने हेल्थ और फूड प्रोडक्शन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाया। इस यूनिट में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के बेसिक प्रिंसिपल और उनके कुछ एप्लीकेशंस को हाईलाइट और डिस्कस किया गया। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो रिसेंट टाइम में बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच बनकर उभर रही है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम नेचुरली होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं, जैसे फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाना। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल सिस्टम को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें डिलीबरेटली मैनिपुलेट भी किया जाता है ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सकें। इस मैनिपुलेशन के लिए स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का यूज होता है। पेज नंबर 1। हार्बर्ट बोयर 1936 में पेंसिल्वेनिया के रेल रोड माइंस में 1936 में पैदा हुए। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग 1963 में कंप्लीट किया और पोस्ट ग्रेजुएट हुए याले से। 1966 में बोयर ने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से प्राप्त की। 1969 में उन्होंने एक कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया जो ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया था। बोयर ने ऑब्जर्व किया कि जो एंजाइम है वो कैपेबिलिटी रखता है डीएनए को काटने के एक पर्टिकुलर फैशन में, और जब ये डीएनए को काटता था तो स्टिकी एंड्स पैदा होते थे, जो बाद में डीएनए लैगेज के द्वारा प्रिसाइजली जोड़ने का काम करता था। स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट स्टैनली कोहेन, जिनसे मिलने के बाद इन्होंने स्मॉल रिंगलेट्स डीएनए पर काम किया साथ में मिलकर। स्टैनली कोहेन एक डीएनए पर काम कर रहे थे जो कि प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता था और बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूवेबल मतलब फ्रीली फ्लोट करता रहता था, जिसके पास खुद ब खुद रेप्लिकेट होने की क्षमता थी, क्योंकि उसमें ओआरआई पाया जाता था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला सीक्वेंस पाया जाता था प्लाज्मिड में। तो इसलिए वो बैक्टीरिया के अंदर खुद ब खुद को रेप्लिकेट कर सकता था। स्टैनली कोहेन ने स्मॉल रिंगलेट डीएनए को स्टडी किया और बताया बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है बिकॉज डीएनए के साथ रेप्लिकेट करता है, इसे हम दूसरे सेल में इंसर्ट करवा सकते हैं। कोहेन ने अपने डिजायर्ड जीन को इसमें जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और बैक्टीरिया में एंटर करा दिया और उसे बाद में लार्ज स्केल पर बनाया। इस टेक्नोलॉजी को ही बायोटेक्नोलॉजी कहा गया। नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है लाइव ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट और प्रोसेसेस बनाना जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल होते हैं। इस सेंस में कार्ड, ब्रेड और वाइन बनाना जो माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक फॉर्म माना जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी शब्द एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज होता है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके सेम काम जो लार्जर स्केल पर किया जाता है। इसके अलावा कई और प्रोसेसेस भी बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड होते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना, जीन को सिंथेसाइज करके यूज करना, डीएनए वैक्सीन डेवलप करना या किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो बेसिक टेक्निक पर बेस्ड होती है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को डिफाइन किया है। डीएनए को मैनिपुलेट जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि डिजायर्ड जीन्स को किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जा सके। दूसरा प्रिंसिपल बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को स्ट्राइल या कंट्रोल्ड कंडीशन में लार्ज स्केल पर ग्रो कराया जाता है ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट इफिशिएंटली मिल सके, लेकिन अच्छी मात्रा में मिले। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोवाइड करता है और जेनेटिक सेटअप का यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है जो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके अपोजिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अलाउ करता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर है जो प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग में यूज होती है। कई बार डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन्स को भी इंक्लूड कर लेती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन शामिल है, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र शामिल है। इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज करके डीएनए का रिकॉम्बिनेंट बनाना लिमिटेशन को ओवरकम कर देती है। इस टेक्निक्स की मदद से हम सिर्फ सिलेक्टेड डिजायरेबल जीन्स को ही आइसोलेट करके टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिना अनडिजायरेबल जीन्स को इंक्लूड किए। अगर डीएनए का कोई पीस किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोजनी सेल्स में मल्टीप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जब ये डीएनए रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है तब यह होस्ट के डीएनए के साथ इनहेरिटेड हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलियन डीएनए क्रोमोजोम का पार्ट बन जाता है और क्रोमोजोम में रेप्लिकेट होने की एबिलिटी होती है।
हर क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे ओआरआई कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए किसी भी एलियन डीएनए के मैनिपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे क्रोमोसोम का पार्ट हो जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो। जब एलियन डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ लिंक कर दिया जाता है तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेट कर सकता है और मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बना सकता है। इस प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। मतलब एनसीईआरटी कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ जीन इंसर्ट करना नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बताता है कि कौन सा जीन यूज़ करना है, जबकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बताता है उस जीन से प्रोडक्ट को इंडस्ट्री लेवल पर कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग परफेक्ट हो लेकिन ग्रोथ कंडीशन गलत हो, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी दोनों प्रिंसिपल्स को इक्वली इंपॉर्टेंस मानती है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये कहती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग से ज़्यादा प्रिसाइज है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में अनवांटेड जीन्स आ सकते हैं, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ डिजायर्ड जीन ही सिलेक्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्लोनिंग का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। इसी वजह से वेक्टर्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना कंपलसरी होता है। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हम यहाँ पर फोकस करते हैं पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो आर्टिफिशियली बनाया गया उस पर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल पॉसिबली हुआ जब जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जेनेटिक जो प्लाज्मिड था, जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा था, उसमें हमने डिजायर्ड जीन को जब जोड़ा तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बदल गया। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का यूज किया गया। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसको काट दिया, उसमें पीस ऑफ डीएनए अपना डिजायर्ड जीन्स को उस जगह पे जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वहाँ पे इंसर्ट कर दिया, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कन्फर्मिंग था कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पर काटता था उसके लिए एक मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज किया गया, जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नाम दिया गया। यानी कि ऐसे एंजाइम थे जो मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से जाने जाते थे और डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटते थे, जिन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। इन मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू डीएनए के पीस को काटा गया और प्लाज्मिड से जोड़ा गया, और ये प्लाज्मिड जिससे डीएनए हमारा डिजायर्ड जीन जो जोड़ा गया है, और ये प्लाज्मिड वेक्टर की तरह काम करता है होस्ट के अंदर जाने के लिए। जैसे मॉस्कीटो जो है मलेरियल पैरासाइट का वेक्टर होता है, उसी तरह से हमारा प्लाज्मिड भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज किया जाता है, काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर आरई का यूज किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। कॉम्बिनेशन जो बना उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन गया उसको हमने किस में डाल दिया, ई कोलाई में, कॉपी बनाने के लिए और ज़्यादा। और जो प्लाज्मिड निकाला गया था वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला गया था। इसे ही हम एक क्लोनिंग का नाम दे देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा तो वो प्लाज्मिड को भी अपने साथ में रेप्लिकेट करता चला जाएगा। इस तरह से हमारे डिजायर्ड जीन की कॉपीज बनती चली जाएंगी। अगला पॉइंट है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 1963 में दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे जो ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक दिया करते थे। पहला था आरई यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा था मेथाइलेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल में से एक है। ये एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पर कट करते हैं, इसलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है, जिसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। ये एंजाइम्स पहले बैक्टीरिया में डिस्कवर्ड हुए थे, जहाँ ये बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते थे। बैक्टीरियल सेल में ये एंजाइम फॉरेन डीएनए को कट कर देता है, जबकि अपना डीएनए मेथाइलेशन के थ्रू प्रोटेक्ट कर लेता है। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रियल में आरई की तरह काम करता था वो हिंद सेकंड था, और हिंद फर्स्ट उतना आइडियल आरई नहीं माना गया। हिंद सेकंड जो था वो डीएनए को एक पर्टिकुलर फैशन में एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पर ही काटता था। हिंद सेकंड सबसे अच्छा काटता था, जबकि हिंद फर्स्ट जो था वो कहीं से भी डीएनए को काट देता था। इसी तरह हमने 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग और रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को उनके सोर्स ऑर्गेनिज्म के नाम पर नाम दिया जाता है। एंजाइम का नाम जनरली 3 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला लेटर ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा तीसरा लेटर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और रोमन न्यूमेरल ऑर्डर शो करता है कि जिस ऑर्डर में एंजाइम को निकाला गया या डिस्कवर किया गया। इको R1 ई तुम्हारा ईस्टीरिया से रिलेटेड है, CO तुम्हारा कोलाई से रिलेटेड है, आर स्ट्रेन RY13 से रिलेटेड है, जबकि रोमन न्यूमेरिकल जो है वो बताता है कि वो किस टाइम और किस नंबर पे या किस समय उसको एंजाइम को डिस्कवर किया गया। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को पहचानता है, जिसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस यूजुअली पैलिंड्रोमिक होता है, यानी 5' to 3' और 3' to 5' पढ़ने पर सेम आता है। अब बात करते हैं स्टिकी इंड, ब्लंट इंड, डीएनए लाइगेज, इन सब के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करते वक्त दो तरह के इंड बना सकते हैं। जब डीएनए स्ट्रैंड अनइवन तरीके से कट होते हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स बनते हैं, जिन्हें स्टिकी इंड्स कहते हैं। स्टिकी इंड्स आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं बेस पेयरिंग के। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को सिंगल स्टेज कट करते हैं जिसमें कोई ओवरहैंग नहीं बनता। ऐसे इंड्स को ब्लंट इंड्स कहा जाता है। ब्लंट इंड्स कंप्लीमेंट्री पेयरिंग का ऑप्शन नहीं होता है। कट होने के बाद डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज सुगर फॉस्फेट बैकबोन को जोड़कर डीएनए फ्रेगमेंट्स के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है।
स्टिकी एंड इसलिए प्रेफर्ड होते हैं क्योंकि उनमें पहले से कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। लाइगेशन से ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जिससे लाइगेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ब्लंट एंड भी लाइगेट हो सकते हैं, लेकिन उनमें एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है। डीएनए लाइगेज को ग्लू के जैसा समझो, जो कट डीएनए फ्रेगमेंट्स को परमानेंटली जोड़ देता है। ये स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेप में से एक है। तो थोड़ा हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो फॉरेन डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरी कर सकता है। इसका मेन काम होता है कि डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल तक पहुंचाना और वहां उसकी रेप्लिकेशन इंश्योर करना। प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में सबसे कॉमनली यूज होते हैं। प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। हर क्लोनिंग वेक्टर में कुछ एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिबल मार्कर का होना, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होना जहाँ पर डीएनए को इंसर्ट करे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प हो। क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स। क्लोनिंग वेक्टर को एफिशिएंटली काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का होना जरूरी है। इन फीचर्स की वजह से फॉरेन डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव और रेप्लिकेट कर पाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ओआरआई, दूसरा इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिबल मार्कर, तीसरा इंपॉर्टेंट है कि वह यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स रखता हो। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सिलेक्टिबल मार्कर के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्टिबल मार्कर क्लोनिंग वेक्टर का एक ऐसा फीचर होता है जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग पहचानने में मदद करता है। सिलेक्टिबल मार्कर यूजुअली ऐसा जीन होता है जो होस्ट सेल को स्पेसिफिक एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कॉमनली यूज होने वाले सिलेक्टिबल मार्कर्स एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स और कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं। एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया जाता है। सिर्फ वही सेल सर्वाइव कर पाते हैं जिन्हें के अंदर क्लोनिंग वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फॉरेन डीएनए को किसी मार्कर जीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो मार्कर जीन अपना नॉर्मल फंक्शन लूज कर देता है। कॉमन एग्जांपल लैग-जेड जीन का होता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करता है। जब फॉरेन डीएनए लैग-जेड जीन के बीच इंसर्ट हो जाता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्म नहीं होता है। इस टेक्निक्स में होस्ट सेल को एक्स-गेल कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया जाता है। जो सेल्स ब्लू कलर के दिखते हैं उनमें लैग-जेड जीन इंटैक्ट होता है, जो सेल्स वाइट कलर के दिखते हैं उनमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका होता है, यानी वो रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं। और ट्रांसफॉर्मेंट भी होते हैं। अगला टॉपिक है वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल वेक्टर का यूज किया जाता है। प्लांट में सबसे कॉमन वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिसेंस यानी टीआई प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिसेंस एक सॉइल बैक्टीरिया है जो नेचुरली प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और उनमें क्राउन गॉल डिजीज करता है। इस बैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए रीजन प्लांट के सेल को जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। इस नेचुरल प्रॉपर्टी का यूज करके बायोटेक्नोलॉजी में डिजायर्ड जीन को प्लांट सेल में ट्रांसफर करने में किया जाता है। एनिमल्स को जीन ट्रांसफर के लिए रेट्रोवायरस का यूज किया जा सकता है। रेट्रोवायरस अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए एनिमल्स में अपने डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जीन डिलीवरी के लिए रेट्रोवायरस यूजफुल होते हैं। रेट्रोवायरस इंट्रोड्यूस करना काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए इनको यूज करते वक्त काफ़ी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। तो सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम डाइवेलेंट कटायन यानी कैल्शियम +2 से ट्रीट करते हैं। तो ट्रीट करने पर जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो उसके पोर्स के थ्रू हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं। उसको आइस पर इंक्यूबेट किया, फिर 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक दिया, परमिएबिलिटी अचानक से बढ़ी, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर डाला, फिर वापस से उसको आइस पे रख दिया, तो वो वापस से बंद हो गया। इस तरह से हमने अपने डिजायर्ड डीएनए जो प्लाज्मिड था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। एनिमल्स के केसेस में कभी कभी हम माइक्रो इंजेक्शंस का भी यूज करते हैं, जिसमें डायरेक्ट अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेकर जो एनिमल सेल है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए हम जीन गन का यूज़ करते हैं। बायोलिस्टिक जो उनकी गोलियां होती हैं वो गोल्ड और टंगस्टन की बनी होती हैं, उससे हम डीएनए को कोटेड कर देते हैं और फिर उसके मतलब जीन गन के थ्रू हम प्लांट्स की सेल्स में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक स्टेप बाय प्रोसेस होती है जिसमें डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करके उसे आइसोलेट किया जाता है, फिर उस जीन को सुटेबल वेक्टर में इंसर्ट करके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस के मेजर स्टेप्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन, जीन ऑफ इंटरेस्ट का इंसर्शन इनटू वेक्टर, होस्ट सेल में जीन का ट्रांसफर और फाइनली फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन। हर स्टेप केयरफुली कंट्रोल होता है ताकि डिजायर्ड जीन सही तरीके से रेप्लिकेट और एक्सप्रेस हो सके। प्रोसेस नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का आइसोलेशन होता है। डीएनए हर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के रूप में प्रेजेंट होता है। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सेल को ब्रेक करना जरूरी है ताकि डीएनए बाहर आ सके। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसलिए वहाँ सेलुलोज जैसे एंजाइम का यूज होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए सिर्फ डिटर्जेंट से सेल का मेम्ब्रेन को तोड़ना काफ़ी होता है। डीएनए के साथ प्रोटीन्स और आरएनए भी जुड़े होते हैं। प्रोटीन्स को हटाने के लिए प्रोटीएज का यूज किया जाता है, आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज के एंजाइम का यूज किया जाता है। एंड में बाद में हम चिल्ड एथेनॉल डालते हैं तो डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है वाइट थ्रेड्स के रूप में।
डीएनए आइसोलेशन का जो एम है वो प्योर डीएनए ऑब्टेन करना होता है, क्योंकि इम्प्योर डीएनए आगे के स्टेप्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इथेनॉल डीएनए को इंसॉल्वेबल बनाता है, इसलिए डीएनए विजिबल व्हाइट थ्रेड्स के फॉर्म में दिख जाता है और हम उसे आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेशन और आइसोलेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कैसे किया जाता है। जो डीएनए हमने काटा था रिस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस से, उसके फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक एक टेक्निक का यूज करते हैं। डीएनए निगेटिव पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होता है, हम जानते हैं। तो एक जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि हम एनोड और कैथोड का यूज करते हैं। कैथोड साइड हम डीएनए को रख देते हैं और निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये डीएनए जो टुकड़े होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको एथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करने पर स्टेनिंग कर दिया जाता है। स्टेनिंग करते हैं जब यूवी लाइट डालते हैं तो वो जो एथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट किया हुआ डीएनए है वो ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखने लगता है। उस ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए को हम एग्रोथ जेल से काट कर निकाल लेते हैं अपने डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को। तो इसे हम इल्यूजन का नाम देते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। अगला स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। आइसोलेट डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आगे यूज करने के लिए स्पेसिफिक साइट्स पर कट करना जरूरी होता है। ये कटिंग के काम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं जो डीएनए को उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। कटिंग के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स स्टिकी इंट्स या ब्लंट इंट्स बना सकते हैं। इसी कंट्रोल्ड कटिंग की वजह से डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ एक्यूरेटली ज्वाइन करना पॉसिबल हो पाता है। आरी जो हैं वो कटिंग के लिए का यूज होते हैं, रैंडम कटिंग नहीं करते हैं। ये हमेशा स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पर ही कट करते हैं। स्टिकी एंड्स मैचिंग होने की वजह से लाइगेशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है जीन और वेक्टर को कट करने के लिए। अब आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोनिंग से पहले लार्ज क्वांटिटी में बनाना जरूरी होता है। इस प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं और इसके लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर का यूज होता है। पीसीआर एक इन विट्रो टेक्निक है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। इस प्रोसेस में 3 मेन स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हाई टेम्परेचर पर हीट करके सिंगल स्ट्रैंड्स में सेपरेट कर दिया जाता है। एनिलिंग स्टेप में स्पेसिफिक प्राइमर्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करते हैं। एक्सटेंशन स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। तो मोटा मोटी पीसीआर को डीएनए की फोटोकॉपी मशीन जैसा समझो। हर साइकिल में डीएनए की क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाती है, इसलिए कुछ ही साइकिल्स में मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ये टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अगला स्टेप है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। होस्ट सेल नेचुरली फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उसकी मेम्ब्रेन को टेम्परेली परमेबल बनाना पड़ता है। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कैल्शियम क्लोराइड का यूज होता है, जिससे डीएनए सेल के अंदर इंटर कर पाता है। कुछ केसेस में फिजिकल मेथड भी यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बनाए जाते हैं। देन प्लांट्स में जीन ट्रांसफर के लिए एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाता है, जिसमें टीआई प्लाज्मिड आते हैं। जो डिजायर्ड जीन हमने होस्ट में डाला होता है, मतलब जो प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने होस्ट में डाला होता है, उसमें क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था और जो उसी के साथ हमने अपना डिजायर्ड डीएनए जो जोड़ा था, और जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं था वो अगार प्लेट पर मर जाते हैं। और यही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है सिलेक्टिबल मार्कर की तरह यहाँ पर काम करता है। अब आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्राप्त करेंगे फॉरेन जीन से। होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए सक्सेसफुली इंसर्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। इसके लिए फॉरेन जीन का प्रॉपर एक्सप्रेशन होना जरूरी होता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है जीन से फंक्शनल प्रोटीन का बनना। इस प्रोसेस के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन तभी पॉसिबल होता है जब होस्ट सेल को ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड की जाए। स्मॉल स्केल पर प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए होस्ट सेल को लेबोरेटरी फ्लास्क में ग्रो किया जाता है। लार्ज स्केल पर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज होता है, जो कंट्रोल टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और हमारे डिजायर्ड जीन को बनाते हैं। लास्ट टॉपिक इज हियर, बायोरिएक्टर्स टाइप एंड स्टार टैंक बायोरिएक्टर। लार्ज स्केल पर फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज किया जाता है। बायोरिएक्टर एक लार्ज वेसल होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल सेल को कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो कराया जाता है ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट यील्ड मिल सके। बायोरिएक्टर्स दो मेन टाइप के होते हैं, सिंपल स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्ज स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें मोटर ड्राइवन एजिटेटर लगा होता है जो कंटेंट्स को मिक्स करता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है। स्पार्ज स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर में एयर बबल को स्पार्ज के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। बायोरिएक्टर में टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन लेवल और न्यूट्रिएंट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जरूरी है, उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते।
डायरेक्टली मार्केट में नहीं भेजा जा सकता। प्रोडक्ट को यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट का सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और फॉर्मुलेशन शामिल होता है। सबसे पहले सेल्स या कल्चर मीडियम से डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है। इसके बाद इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके प्रोडक्ट को प्यूरीफाई किया जाता है। फाइनल स्टेप में प्यूरीफाइड प्रोडक्ट को एप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मेडिसिन के केस में टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्टेबल फॉर्म। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। अब फटाफट यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स का यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाना। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है: जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आरई का मोलिकुलर फीचर्स कहते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट करते हैं। स्टिकी इंड्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और लाइगेशन देते हैं। ब्लंट इंड्स कम एफिशिएंट होते हैं। स्टिकी इंड जैसे गटैक। क्लोनिंग वेक्टर जैसे प्लाज्मिड फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर ले जाते हैं। वेक्टर्स के एसेंशियल फीचर्स ऑफ रेप्लिकेशन, ओआरआई, सिलेक्टेबल मार्कर और यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन लैग जेड से ब्लू वाइट स्क्रीनिंग होती है। टीआई प्लाज्मिड प्लांट्स के लिए, रेट्रोवायरस एनिमल्स के लिए वेक्टर्स होते हैं। डीएनए प्रोसेस में आइसोलेशन, कटिंग, एम्प्लीफिकेशन, इंसर्शनल एक्सप्रेशन, देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आती है। पीसीआर में डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन जैसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। टैग पॉलीमरेज का यूज होता है। बायोरिएक्टर्स लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और फॉर्मुलेशन शामिल है। एंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर।